अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज। आज फर्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। अब इन एमसीक्यूज को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले इसके थ्योरी के लेक्चर्स लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट मुकम्मल क्लियर हो और आप इसको आसानी से सॉल्व करें। तो हम शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहता है ये एक रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो। ये उसने रिएक्शन हमें दे दिया है। H2 और Cl2 मिलकर बना रहे हैं 2HCl, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन हमारी रिएक्टेंट्स हैं और HCl हमारी प्रोडक्ट है। अब ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहा है? सनलाइट की मौजूदगी में, यानी जो सूरज से रोशनी आ रही है ना, उसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है। वो पूछता है फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ H2 एंड Cl2, कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी। तो उसका जवाब उसने हमें स्टेटमेंट में दे दिया, सनलाइट। ये सूरज की रोशनी से जो एनर्जी आएगी ना, उससे ही हाइड्रोजन की और क्लोरीन की बॉन्ड्स ब्रेक होंगी। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, फ्रॉम सनलाइट। MCQ नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसने हमें 4 रिएक्शंस प्रोवाइड किए हैं। वो पूछता है कि इन 4 रिएक्शंस में कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होती है। एक्टिवेशन एनर्जी हमने डिस्कस किया था कि वो एनर्जी जो रिएक्टेंट्स को चाहिए होती है ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं वाटर। अब ये रिएक्शन जो है ना, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। दूसरा है कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं CO2, इसमें भी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। जबकि तीसरा ऑप्शन है NaCl और AgNO3 मिलकर बना रहे हैं AgCl और NaNO3। ये जो रिएक्शन है ना, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इस रिएक्शन में सिंपल आयंस ने एक्सचेंज होना होता है, आयंस का तबादला होना होता है। जैसे Na था, पहले वो Cl के साथ था, अब वो किसके साथ जुड़ गया? NaNO3 के साथ। इसी तरह जो पहले सिल्वर था Ag, वो NO3 के साथ है, अब वो मिल गया है Cl के साथ। तो इसमें आयंस का तबादला होना होता है, इसलिए इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। रीजन भी इसमें मेंशन कर दी है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस टिपिकली हैव लो एक्टिवेशन एनर्जी का। तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं ना, जैसे ये तीसरा रिएक्शन है, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यूज़ कम होती हैं बिकॉज दे इन्वॉल्व आयन रिकम्बिनेशन इन सोल्यूशन, क्योंकि उनमें सिर्फ आयंस का तबादला होना होता है। MCQ नंबर 3 है फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हेलाइड फ्रॉम द एलिमेंट्स इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहता है इन चारों में से कौन सा हाइड्रोजन हेलाइड ऐसा है कि जब वो बनेगा तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। अब उसने हमें 4 हाइड्रोजन हेलाइड्स दिए हैं। हाइड्रोजन हेलाइड्स का मतलब है कि हाइड्रोजन जब भी हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है ना, तो वो हाइड्रोजन हेलाइड बनता है। अब इन चारों में हाइड्रोजन मौजूद है, इसके अलावा इनके साथ हेलोजन्स दिए गए हैं, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो कौन सा जब हाइलाइड बनेगा तो उसकी जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेते हैं। HF की वैल्यू है -271। अब माइनस है तो यहीं से अंदाज़ा हो गया कि ये एक्सोथर्मिक होगा। दूसरा रिएक्शन है HCl, ये भी एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसकी भी वैल्यू किस में आ रही है? माइनस में आ रही है। तीसरा रिएक्शन है HBr का, तो उसकी वैल्यू भी माइनस में आई है, तो ये भी एक्सोथर्मिक है। जबकि जो चौथा है हाइड्रोजन हेलाइड यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, उसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में। तो ये रिएक्शन कौन सा होगा? एंडोथर्मिक। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। MCQ नंबर 4 है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, कि जब एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो उसमें प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। इसको भी हमने थ्योरी में डिटेल से डिस्कस किया था। ये आपके सामने नीचे रिएक्शन दिया गया है। ये रिएक्शन में अगर आप देखें तो फाइनल जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसमें एक आ रही है एथेनॉल C2H5OH और एक आ रही है CO2 और एक आ रही है एनर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन बनता है सी। बस सी में आपकी बुक में वाटर दिया गया, जबकि एक्चुअल में क्या होता है? CO2। MCQ नंबर 5 है विच रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कहते हैं इन चारों में से आप बताएं कि कौन सा रिएक्शन जो है ना वो रिवर्सिबल हो सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो भी दोबारा टूट कर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसमें रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में तो जाना ही होता है, जबकि प्रोडक्ट्स भी कुछ रिएक्टेंट में आ सकते हैं, इसलिए उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब इस चारों डायग्राम में से कौन सा ऐसा है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है। तो हमें कंडीशन इसमें देखनी होगी कि जब इसमें प्रोडक्ट की जो एनर्जी है ना, एक्टिवेशन एनर्जी, वो कम से कम हो। अब इसमें देखें तो इसमें प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट्स का वापस में रिएक्टेंट में जाना मुश्किल है। इसमें थोड़ी सी कम है, इसमें भी ज़्यादा है। जबकि ये जो फोर्थ डायग्राम है इसमें प्रोडक्ट जो है ना C+T, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी कम है, तो ये आसानी से वापस रिएक्टेंट्स में जा सकते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ? डी। MCQ नंबर 6 है व्हाट डज इट शो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। को पूछता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है यानी उसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो इससे हमें क्या आइडिया होता है।
पहली स्टेटमेंट है इट शोज़ द बॉन्ड्स विच ब्रेक आर वीकर देन दोज फॉर्म्ड। कहता है इससे में ये बात पता लगती है कि जो बॉन्ड्स ब्रेक हो रही हैं वो वीक हैं, जबकि जो बॉन्ड बन रही हैं वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनमें एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। तो इसकी पहली स्टेटमेंट ही क्या है, करेक्ट। MCQ नंबर 7 है व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl आर मिक्सड द टेम्परेचर इंक्रीज द रिएक्शन इज। कहता है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और HCl को मिक्स करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, अब ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का आपस में रिएक्शन होता है ना, तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, तो रिएक्शन क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में हमें पता है कि जो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, एक्सोथर्मिक विद अ नेगेटिव इंथाल्पी चेंज। MCQ नंबर 8 है द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ 412 किलो जॉल पर मोल। कहता है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है 412 किलो जॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस विल हैव एन एंथैल्पी चेंज क्लोज टू 412 किलो जॉल पर मोल। इन चारों रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन ऐसा है कि जब वो रिएक्शन होगा तो एनर्जी तकरीबन इतनी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तो हमने वो रिएक्शन चूज़ करना है। तो उसने हमें ऑप्शंस में CH4 दिया है, CH4 को कहते हैं मीथेन। अगर हम मीथेन का फार्मूला देखें ना, तो उसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, और उसने हमें एनर्जी कितनी दी है, एक बॉन्ड की दी है कि एक बॉन्ड टूटेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, 412। तो इसका मतलब एक बॉन्ड टूटना चाहिए, तभी पूरे रिएक्शन की एनर्जी कितनी आएगी, 412। तो हम देख लेते हैं, पहला रिएक्शन देखें तो उसमें कार्बन के चारों ही बॉन्ड टूट गए हैं। दूसरा रिएक्शन देखें तो उसमें भी कार्बन के चारों बॉन्ड टूट गए हैं, जबकि तीसरा देखें उसमें भी कार्बन के चारों बॉन्ड्स टूट गए हैं। फोर्थ जो रिएक्शन है ना, उसमें कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड टूटा, यानी एक हाइड्रोजन अलहदा हुआ, जबकि 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। तो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है, तो इसका मतलब एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी, 412। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। MCQ नंबर 9 है द एवरेज बॉन्ड एनर्जीज फॉर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर 146 एंड 496 किलो जॉल पर मोल। कहता है कि अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होना तो उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 146, और अगर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन के साथ तो उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 496 किलो जॉल पर मोल। फाइंड द इंथाल्पी चेंज इन किलो जॉल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। उसने हमें एक रिएक्शन दिया, कहता है आपने इसकी इंथाल्पी चेंज यानी डेल्टा H की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये एक बेसिकली न्यूमेरिकल है, तो इसको हम हल करते हैं। रिएक्शन अगर हम देखें तो रिएक्शन में उसने हमें दिया है HOOH, इसको कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है H2O2। अब अगर इस में देखें, ये हमारा रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में एक बॉन्ड है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान, एक बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड, और एक और बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। जबकि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एक बॉन्ड, दो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, और एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो हमने इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, एंथैल्पी चेंज। सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड्स ब्रोकन, कि जो बॉन्ड ब्रेक होंगी, वे जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें बॉन्ड ब्रेक होती है, फिर नई बॉन्ड्स बनती हैं। तो पहले हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ब्रेक, जो ब्रेक हो रही है। ब्रेक कितनी हो रही है, तो देखें 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक किसका बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन का। तो हमने लिख लिया 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होती है 484 किलो जॉल। तो 484 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी उसने हमें दे दी है, जो कि होती है 146। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 1114। तो इतनी एनर्जी टोटल ब्रेक करने के लिए चाहिए। अब नई बॉन्ड्स बनी है, अब इनकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड। अब बॉन्ड कितनी बनी है, 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनी है और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनी है। तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1216। तो हमारे पास दोनों निकल गई हैं, बॉन्ड्स ब्रेक और बॉन्ड फॉर्म। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा H। वो कैसे करते हैं, जितनी बॉन्ड्स ब्रेक हुई हैं उनकी एनर्जी में से निकाल देनी है वो एनर्जी जो कि बॉन्ड बनने के लिए रिलीज़ हुई है। तो बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी चाहिए थी 1114, और जो बॉन्ड बनी है तब एनर्जी रिलीज़ हुई है 1216। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा -102 किलो जॉल पर मोल। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। लास्ट MCQ है वाई डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट अक्कर। उसने हमें एक रिएक्शन दिया है, कहता है ये रिएक्शन क्यों नहीं होता। अब रिएक्शन है कार्बन डायमंड की फॉर्म में मौजूद है, तो वो कह रहा है कि कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्ट क्यों नहीं होता, और इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो हो रही है -3 किलो जॉल पर मोल, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन ये रिएक्शन एक्चुअली में नहीं होता, तो उसकी रीज़न उसने हमें पूछी है।
पहली स्टेटमेंट उसने दी है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज़ मोर स्टेबल दैन दैट ऑफ ग्रेफाइट। कहता है जो डायमंड का स्ट्रक्चर है वो ग्रेफाइट से ज़्यादा स्टेबल है। ये बात गलत है, एक्चुअल में ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, डायमंड हैज़ स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड दैन ग्रेफाइट। अब ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो ग्रेफाइट और डायमंड है उनकी दोनों की बॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जबकि जो तीसरा ऑप्शन है, द चेंज फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट हैज़ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारा राइट ऑप्शन है। ये डायमंड से ग्रेफाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, जो कि पॉसिबल नहीं होता गेन करना, इसलिए वो कन्वर्ट नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। उसने हमसे डिफरेंस पूछा है कि एंथैल्पी में और एंथैल्पी चेंज में क्या फ़र्क है। अब ये हम टॉपिक में पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंथैल्पी इज़ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जो टोटल हीट मौजूद है उसको हम क्या नाम देते हैं, एंथैल्पी का। एंथैल्पी चेंज इज़ द डिफरेंस इन एंथैल्पी बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन। जबकि जो एंथैल्पी चेंज होती है वो एनर्जी में डिफरेंस होता है, जो कि रिएक्शन के दौरान आता है जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मैयर एग्जैक्ट इंथाल्पी। एग्जैक्ट इंथाल्पी को मैयर करना तकरीबन पॉसिबल नहीं है। हाउएवर चेंज इन इंथाल्पी कैन बी मैयर। जबकि जो इंथाल्पी में चेंज है यानी डेल्टा है, जिसको मैयर कर सकते हैं। और उसका फार्मूला क्या होता है, आपने प्रोडक्ट्स की इंथाल्पी में से रिएक्टेंट्स की इंथाल्पी को माइनस कर देना। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। हमने ये बात पढ़ी है कि जब भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो उसमें एनर्जी चाहिए होती है। तो जब बॉन्ड्स ने ब्रेक होना होता है तो उनको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी वो रिएक्शन कौन सा होता है, एंडोथर्मिक। तो वो पूछता है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है। ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स। कहता है जो भी एटम्स होते हैं उनके दरमियान बॉन्ड बनी होती हैं। बॉन्ड्स का मतलब है दोनों एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस है, वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें पहले उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी। इसलिए हमारा रिएक्शन क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। सिंस एनर्जी इज एब्जॉर्ब टू ब्रेक द बॉन्ड, सो इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिपिक्ट द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये उसने एक हमें रिएक्शन दिया, कहता आपने इसकी ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करनी है। अब ये रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट कैसे होगी, 2 हाइड्रोजन के एटम लिख लेने, 2 क्लोरीन के एटम लिख लेने, इन चारों के दरमियान आपने डॉटेड लाइन लगा देनी है। डॉटेड लाइन का मतलब होता है कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो रही हैं, कुछ बॉन्ड्स बन रही हैं। अब यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड्स भी ब्रेक हो रही हैं और क्लोरीन की बॉन्ड्स भी ब्रेक हो रही हैं, जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं ना वो बन रही हैं। तो जब ये बनेगी तो हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी HCl और HCl। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ द रिएक्शन प्रोफाइल फॉर द 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वन ऑफ विच मूव फास्टर दैन द अदर। कहता आपने 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, उनकी डायग्राम्स बनानी है एनर्जी की, लेकिन शर्त यह है कि उनमें से एक जो रिएक्शन है वो फास्टर होगा, दूसरा क्या होगा, स्लो होगा। तो आपने क्या करना है, 2 डायग्राम इस तरह ड्रॉ करनी है। दोनों में आपने रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की एनर्जी सेम रखनी है, यानी कि जितनी एनर्जी इस डायग्राम में रिएक्टेंट्स की है उतनी इसमें है, और जितनी एनर्जी इसमें प्रोडक्ट्स की है उतनी इतनी इसमें होनी चाहिए। फ़र्क कहाँ पे आएगा, फ़र्क आएगा इनकी एक्टिवेशन एनर्जी में। जैसे इसमें देखिए, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी है तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। जबकि इसमें देखिए तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इस रिएक्शन को टाइम लगेगा। तो ये आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। अब ग्लाइकोजन जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट होता है, वो पूछता है कि इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है। ग्लाइकोजन इज़ द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज होती है ना उसको जब स्टोर हमारी बॉडी ने करना होता है तो वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लाइकोजन में। तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। इट इज़ स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स। ये हमारे लिवर में और मसल्स में स्टोर होती है। एंड प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग फास्टिंग और फिजिकल एक्टिविटी बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू ग्लूकोज। और जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब हम फूड नहीं ले रहे होते, तो जो स्टोर्ड होता है ना ग्लाइकोजन, हमारी बॉडी इसको दोबारा से ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर लेती है, ग्लूकोज में, और उससे हमें एनर्जी हासिल हो जाती है। थर्ड पोर्शन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन वो पूछता है, फिजिकल चेंज विच यूजली अक्कर अराउंड अस आर गिवन इन द टेबल। हमारे ये काफ़ी फिजिकल चेंजेस हैं। फिजिकल चेंज का मतलब है कोई भी ऐसी चेंज जिसमें कोई नई प्रोडक्ट ना बने। जैसे बर्फ़ पिघल के पानी में कन्वर्ट होती है तो ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें बर्फ़ भी पानी है और जो लिक्विड बन रहा है पानी वो भी पानी है, तो कोई नई चीज़ इसमें नहीं बन रही। राइट डाउन वेदर दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब उसने कुछ हमें ना फिजिकल चेंजेस दी हैं, तो आपने बताना है कि कौन सी एक्सोथर्मिक है, कौन सी एंडोथर्मिक है।
तो पहला है कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट इनटू एनहाइड्रस साल्ट, यानी कि वो साल्ट जिसमें पानी है उसको हमने पानी को रिमूव करना है तो वो बन जाएगा एनहाइड्रस साल्ट। तो इस रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका नाम है एंडोथर्मिक। बर्निंग ऑफ पेपर, जब हम पेपर को जलाते हैं तो उसमें से हीट निकलती है, तो ये रिएक्शन क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। वेपराइजिंग लिक्विड नाइट्रोजन, जब भी लिक्विड नाइट्रोजन के वेपर्स बनते हैं तो उसमें भी एनर्जी देनी होती है, तो ये रिएक्शन कौन सा होगा, एंडोथर्मिक। और चौथा है इवेपोरेशन ऑफ ड्राई आइस, जो ड्राई आइस है जब उसको इवेपोरेट करना होता है तो उसके लिए भी हीट चाहिए होती है, तो ये भी रिएक्शन हुआ एंडोथर्मिक। फिजिकल चेंज पाँचवीं है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मेटल्स, जब भी मेटल्स में से करंट पास होता है ना तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी उनमें से हीट रिलीज होती है, तो ये रिएक्शन क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, वाटर में ये कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड, तो इसको जब डिसॉल्व करना होता है तो डिसॉल्व करने के लिए एनर्जी या हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। फॉर्मेशन ऑफ रेन फ्रॉम क्लाउड्स, जो क्लाउड्स हैं बादल उनमें रेन का बनना, ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। और आखिरी है डिसॉल्विंग सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, जब सोडियम कार्बोनेट को पानी में हल करते हैं तो हीट रिलीज होती है, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन वाई द रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक गैसेज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डज नॉट टेक प्लेस अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अब हमारी इस फ़ज़ा में ना नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है और ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है, लेकिन ये दोनों गैसेज ना आपस में रिएक्शन नहीं करती, तो वो कहता है रिएक्शन क्यों नहीं करती, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग दीज गैसेज रिएक्ट टू गिव एनओ, लेकिन जब बिजली गरजती है तो रिएक्शन हो जाता है और वो रिएक्शन से क्या बनता है, एनओ बनता है। द रिएक्शन स्टॉप एज सून एज द लाइटनिंग स्टॉप, जैसे ही बिजली गरजना बंद होती है तो रिएक्शन भी स्टॉप हो जाए, तो आपने वजह बतानी है कि ये अननॉर्मल हालात में ये आपस में रिएक्शंस क्यों नहीं करती। अंडर नॉर्मल कंडीशंस द रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डज नॉट अकर बिकॉज बोथ द गैसेज आर वेरी स्टेबल एंड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी टू रिएक्ट। कहता है नॉर्मल हालात में जब बिजली नहीं गरज रही होती तो ये आपस में रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और इनको ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ना ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसकी हीट कितनी एनर्जी है, 946 किलो जॉल पर मोल, और ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। इस तरह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इनको ब्रेक करने के लिए हमें ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। However, during lightning, an enormous amount of energy is released, which provide the required activation energy to break the stronger bonds in nitrogen and oxygen molecules. तो इनको एनर्जी सिर्फ तब भी मिलती है जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली गरजती है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, सिर्फ उस एनर्जी से ये इनको ब्रेक करना पॉसिबल होता है और ये टूट जाती है, और ये टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO बना देती हैं। तो ये रिएक्शन आपको उसने दे दी है। वंस द लाइटनिंग स्टॉप द एनर्जी सप्लाई इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल सो रिएक्शन स्टॉप एज वेल, जैसी बिजली गरजना बंद होती है तो उनको एनर्जी मिलना भी बंद हो जाती है, तो ये NO में कन्वर्ट करना रुक जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन है अ रिएक्शन बिटवीन नेचुरल गैस एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डज नॉट टेक प्लेस व्हेन यू मिक्स देम। अब जो हमारे घरों में गैस आती है ना वो होती है नेचुरल गैस, उसका फार्मूला होता है CH4, क्योंकि उसमें ज़्यादा मीथेन होती है, और साथ में हमारी फ़िज़ा में कौन सी गैस मौजूद है, ऑक्सीजन। अब आप जब भी ऑक्सीजन को या नेचुरल गैस को आपस में मिक्स करेंगे ना तो वो उनके दरमियान कोई रिएक्शन नहीं होता। एज सोन एज यू शो अ बर्निंग मैच स्टिक, जैसे आप उनके गिर्द आग जलाते हैं या माचिस की तीली जलाते हैं, द रिएक्शन स्टार्ट इमीडिएट, तो फौरी रिएक्शन हो जाता है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, एंड देन इट कंटिन्यूस अंटिल वन और बोथ ऑफ द रिएक्टेंट आर यूज्ड अप, और ये रिएक्शन तब तक चलता रहता है जब तक इन दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट ख़त्म ना हो जाए। तो आपने बताना है कि ये नॉर्मल हालात में मिक्स करें तो क्यों नहीं रिएक्शन करती हैं, और सिर्फ रिएक्शन तब क्यों करती हैं जब उनको आग लगाई जाए। द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड ऑक्सीजन इज़ अ कम्बस्टन रिएक्शन, इन दोनों के दरमियान जो रिएक्शन है वो कम्बस्टन रिएक्शन है, यानी उसके अंदर हीट भी रिलीज़ होगी और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। एंड डज नॉट टेक प्लेस जस्ट बाय मिक्सिंग दीज गैसेज बिकॉज द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट द रिएक्शन इज़ नॉट प्रोवाइडेड। अगेन इसमें भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक्टिवेशन एनर्जी की, जो कि नॉर्मल हालात में नॉर्मल कंडीशंस में अवेलेबल नहीं होती। When a burning matchstick is brought near the mixture, it supplies the activation energy। कहता है जैसे ही हम माचिस की तीली को उनके करीब लाते हैं तो वो उनको एक्टिवेट कर देता है, यानी वो उनको ट्रिगर कर देता है, रिक्वायर टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ CH4 एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इनके जो बॉन्ड्स हैं ना वो ब्रेक हो जाते हैं। वंस द रिएक्शन बिगन्स इट बिकम्स सेल्फ सस्टेनिंग, तो जैसे ही एक दफ़ा रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो खुद ब खुद कंटिन्यू रहता है। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब है यह खुद ब खुद कंटिन्यू रहता है, बिकॉज इट इज़ एक्सोथर्मिक, और इसमें क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होती है, मीनिंग इट रिलीज एनर्जी विच कीप्स द रिएक्शन गोइंग अंटिल वन और बोथ द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली यूज्ड अप। और ये रिएक्शन कब तक कंटिन्यू रहता है, जब तक उनमें से एक भी रिएक्टेंट या ऑक्सीजन ना ख़त्म हो जाए या मीथेन यानी CH4 ना ख़त्म हो जाए।
तो ये रिएक्शन उसने प्रोवाइड कर दिया है। CH4 और ऑक्सीजन से मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और एनर्जी रिलीज़ हो रही है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।